हे एवरीबॉडी, हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल इन्फो आइलैंड। सो गाइज, आज हो गई थी 24 जुलाई और आज का आपका एसएससी फेज 13 का 2025 का एग्जाम कंडक्ट करवाया जा चुका है, जिसका फर्स्ट शिफ्ट का गाइज आपको एग्जाम एनालिसिस ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया है, चैनल पर अवेलेबल है। अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी से जाओ और जल्दी से उसको देख डालो, जिससे कि आपको पता पड़ जाए कि भाई किस तरह का पेपर पूछा गया था आज का एसएससी फेज 13 का, जो आपका 24 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट का हुआ था। ठीक है, तो ये तो बात हो गई फर्स्ट शिफ्ट की। अब बात करें सेकंड शिफ्ट के पेपर की, तो गाइस सेकंड शिफ्ट के पेपर को आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे 24 जुलाई के सेकंड शिफ्ट का आपका जो एसएससी फेज 13 का एग्जाम रहा है उसके सारे क्वेश्चंस के बारे में। जितने भी जीके जीएस और इंग्लिश के क्वेश्चंस आपको आज एसएससी फेज के सेकंड 24 जुलाई के सेकंड शिफ्ट के पेपर में पूछे गए हैं, वो सारे अब हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो जल्दी से जाओ यारो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिस हो जाएंगे। अगर नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी हिट करना भूल गए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी हिट कर दो, जिससे कि समय समय पे आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें, अपडेट्स मिलते रहें और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप जल्दी से देख पाओ। ठीक है, चलो ये तो हो गई बातें। अब जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आज यानी कि 24 जुलाई के आपके सेकंड शिफ्ट के एसएससी फेज 13 के पेपर में पूछे गए हैं। सो गाइज, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपको ये पूछा गया था कि गाइज लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट्स कौन सा कंट्री कहलाता है और ऐसी कौन सा देश है जिसमें आपको व्हाइट एलिफेंट्स देखने को मिलते हैं। सो थाईलैंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वहां पर आपको सफेद हाथी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आपको पूछा गया था कि एस्टेरॉइड्स जो होते हैं वो किस चीज के बने होते हैं। सो गाइस, बेसिकली जो एस्टेरॉइड्स होते हैं ना, दे आर कॉमनली मेड अप ऑफ मेटल, रॉक, ठीक है, इन सब चीजों के। लेकिन देर आर अदर थिंग्स ऑल्सो विच कॉन्स्टिट्यूट्स टू इट्स फॉर्मेशन। तो वो सारे क्या चीजें होती हैं, कौन से मटेरियल होते हैं, नाउ लेट्स क्विकली डिस्कस। सो गाइस, सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया, रॉक एंड मेटल्स की बात कर लेते हैं। तो मोस्ट जो एस्टेरॉइड्स होते हैं ना, ज्यादा से ज्यादा जो एस्टेरॉइड्स होते हैं वो रॉक और मेटल के ही बने होते हैं, जिसमें पानी का भी मात्रा मौजूद होता है। ठीक है, उसके अलावा आपका सी टाइप आ जाता है। सी टाइप का मतलब यहाँ पे है कार्बोनेशियस से, कि ठीक है, ऐसे एस्टेरॉइड्स जो होते हैं जो कि क्ले के बने होते हैं, सिलिकेट रॉक्स के बने होते हैं, एंड जो कार्बोनेशियस जिनमें प्रेजेंट होता है, ठीक है, उनको हम बोलते हैं, जिन उन एस्टेरॉइड्स को बोलते हैं जो कि क्ले और सिलिकेट रॉक्स के बने होते हैं। एंड यस, दीज एस्टेरॉइड्स आर अमंग द मोस्ट एंशियंट ऑब्जेक्ट्स इन द सोलर सिस्टम। मतलब आज के जमाने में उनको पा पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट यस, जो बहुत पुराने एंशियंट ऑब्जेक्ट्स जो सोलर सिस्टम में अगर आज के समय में पाए जाते हैं, तो वो जो एस्टेरॉइड्स हैं वो कार्बोनेशियस के भी आपको देखने मिलेंगे। नेक्स्ट आ जाता है एस टाइप। एस टाइप बोले तो सिलिकेट्स। सिलिकेट्स वो होते हैं जो कि रॉकी सिलिकेट्स और आयरन से बने एस्टेरॉइड्स होते हैं। ठीक है, सो वो हो जाएगा आपका एस टाइप सिलिकेट्स। अगला आता है एम टाइप। अब एम टाइप कौन सा होता है भाई? तो एम टाइप वो होते हैं जो कि मेटल्स में बहुत ज्यादा रिच होते हैं, प्राइमरीली जैसे निकल और आयरन, इस तरह के जो मेटल्स होते हैं वो। इसके अलावा आता है कॉन्ड्राइट्स। तो जो कॉन्ड्राइट्स होते हैं ना गाइज, वो एक कॉमन टाइप होता है एस्टेरॉइड का, जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल से बनता है, जैसे कि रॉक्स हो गया, क्ले हो गया, उन दोनों को जब जोड़ा जाता है तो बनता है कॉन्ड्राइट्स। ठीक है, ये ऐसी कॉम्पोजिशंस हैं जो कि वेरी करती है बेस्ड ऑन द एस्टेरॉइड टाइप एंड फॉर्मेशन लोकेशन इन द सोलर सिस्टम। ठीक है, तो इस चीज पे वेरिएशन हो सकता है। अदर देन दैट, यही चीजें होती हैं जो कि मिलके एक एस्टेरॉइड को बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि इंडिया में ऐसी कौन सी स्टेट है जहां पे व्हाइट एलिफेंट्स पाए जाते हैं, जिसको लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट्स बोलते हैं। सो गाइस, सबसे पहले अगर हम प्रैक्टिकली देखें, टिपिकली देखें, तो देयर इज नो सच स्टेट जहां हम बोल सके, क्योंकि 100% वहां पर देखने नहीं पाया जाता है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि हाँ भाई लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट्स हम इस स्टेट को बोल देंगे, बट क्योंकि इंडिया में देर आर अ नंबर ऑफ स्टेट्स जहां पर व्हाइट एलिफेंट्स पाए जाते हैं, मतलब पूरी तरीके से नहीं, पर हाँ थोड़ा बहुत वहां पर देखने मिलता है, जैसे कि त्रिपुरा हो गया, केरला हो गया, कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु हो गया और आंध्र प्रदेश हो गया। तो गाइज, ये इंडिया की कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जहां पर व्हाइट एलिफेंट्स पाए जाते हैं, अभी लुप्त नहीं हुए हैं। तो अगर आपको ऑप्शन में से इनमें से कोई सा भी स्टेट का नाम दे रखा है, वैसे त्रिपुरा टॉप्स द चार्ट, ठीक है, अगर इसके अलावा केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश में से जो
भी गिवन है तो वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स गेट देयर फूड? तो गाइस यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, बेसिकली वो खाना को प्राप्त करने के लिए ना बहुत सारी चीजें करते हैं। जैसे कि नंबर 1 हो गया प्रेइंग ऑन स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स, मतलब वो शिकार करते हैं उनसे छोटे ऑर्गेनिजम्स का, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया जो कि रॉटिंग वेजिटेशन के ऊपर बैठे पाए जाते हैं, है ना, वो सारे बैक्टीरियाज हो गए। सेकेंडली वो किस तरह से अपना फूड इनटेक कर सकते हैं, एनगल्फिंग अदर सेल्स इनसाइड देयर सेल मेम्ब्रेन थ्रू फागोसाइटोसिस, ठीक है। थर्डली इंजेस्टिंग लार्जर पार्टिकल्स बाय फागोसाइटोसिस और साइटोसिस और पाइनोसाइटोसिस, ठीक है। सो फागोसाइटोसिस और पाइनोसाइटोसिस ये दो तरह के प्रोसेस होते हैं जिसमें अगर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो इंजेस्ट करते हैं लार्ज पार्टिकल्स इन दो प्रोसेस के थ्रू, तो वो अपना फूड इनटेक कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस दे कैन ऑल्सो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट थ्रू ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, उसके थ्रू भी जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपना खाना खा सकते हैं। इसके अलावा दे कैन ईट अदर ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो इफ दे आर हेट्रोट्रॉफ्स, अगर वो हेट्रोट्रॉफ्स हैं तो वो अलग अलग और अदर जो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं उन्हें खा के अपना पेट भर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वर्क ऑफ ब्रिक्स थिंक टैंक? गाइस ब्रिक्स जो है ना, मेरे ख्याल से भाई एसएससी वाले इसको ना टॉप कर रहे हैं, इसको ट्रेंड करना चाह रहे हैं, या आप कह सकते हो इसको हर एग्जाम में पूछ रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट में भी ना ब्रिक्स की फुल फॉर्म पूछी गई थी। तो लेट मी जस्ट रिमाइंड यू गाइस, ब्रिक्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि इस बार एसएससी पूछ रहा है, अब तक हर 2 शिफ्ट में पूछ लिया है तो आगे भी पूछ सकता है। तो ब्रिक्स से रिलेटेड चीजें जरूर से याद कर लेना। एंड टॉकिंग अबाउट द फुल फॉर्म, तो गाइस ब्रिक्स का जो फुल फॉर्म है ना उसमें उसके मेंबर कंट्रीज ही शामिल हैं। तो ब्रिक्स का जो फुल फॉर्म है, इट इज मेड अप ऑफ द मेंबर कंट्रीज ऑफ द ब्रिक्स, ठीक है। जैसे कि बी फॉर ब्राजील हो गया, आर फॉर रशिया हो गया, आई फॉर इंडिया हो गया, सी फॉर चाइना हो गया, और एस फॉर अपना साउथ अफ्रीका हो गया। सो दीज आर द मेंबर स्टेट्स ऑफ ब्रिक्स। अब बात करें कि थिंक टैंक क्या है, ये ब्रिक्स थिंक टैंक क्या है, उसका काम क्या होता है। सो बेसिकली गाइज ये जो ब्रिक्स थिंक टैंक लाया गया है वो लेकर आया गया है क्योंकि आजकल एआई का जमाना है, डिजिटल टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो उसको और ज्यादा लेवल अप करने के लिए और ज्यादा लेवरेज करने के लिए ब्रिक्स थिंक टैंक लेकर आया है, जिससे कि दे कैन फोकस ऑन पॉलिसी कोऑर्डिनेशन, ठीक है। A, policy coordination, B, academic industry collaboration, and third is talent cultivation, ठीक है। इनके जो initiatives हैं, they have fostered cross border partnership which is worth billions while advancing digital economy integration among member states. So these are the work of BRICS think tank. ओके, नेक्स्ट पूछा गया था कि जो मीमांसा है वो किस चीज से रिलेटेड है। सो गाइस मीमांसा बेसिकली एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है रिफ्लेक्शन या फिर क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन। क्रिटिकल से मेरा मतलब है बारीकी से इन्वेस्टिगेट करना, एक एक चीज एक एक डिटेलिंग में जाना, ठीक है। एंड दस रेफर्स टू अ ट्रेडिशन ऑफ कंटेम्पलेशन विच रिफ्लेक्टेड ऑन द मीनिंग्स ऑफ सर्टेन वैदिक टेक्स्ट। Okay, next question. What was the main objective of forming BRICS? अब again we are coming back to the question BRICS से ही related. So BRICS का main मुद्दा क्या था, main motto क्या था, क्यों इसको लेकर आया गया? So guys, basically all these countries they came together with the aim to enhance cooperation among these countries across various sectors, ठीक है। And these sectors can be any of the sector. By these sector we can have the meaning of चाहे वो ट्रेड का हो, फाइनेंस का हो, एग्रीकल्चर का हो, टेक्नोलॉजी का हो, इट कैन बी एनी ऑफ दीज सेक्टर या फिर इट कैन बी ऑल ऑफ दीज सेक्टर, ठीक है। सो इनके बीच में कोऑपरेशन को एनहांस करने के लिए ये कंट्रीज एक साथ आई। Okay, इसके बाद it provides a platform for these nations to discuss and coordinate their policies on economic development, political issues and regional and global security, ठीक है। सब साथ में आ गए, एक प्लेटफॉर्म मिल गया, एक समिट करने लग गए, जिससे वो सारी चीजें डिस्कस करने लग गए, कोऑर्डिनेट करने लग गए, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने लग गए। इससे इट रिजल्टेड इनटू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेफिनेटली द ग्रोथ ऑफ द नेशन। Okay, next question. Why was GST? GST, which is your gross, what is it? Goods and services tax, not gross. I was like
I was about to say GDP, gross domestic product, but no, we are talking about GST, so it has to be goods and services tax. So why was GST implemented and what was the main objective of doing it? So guys, जो प्राइमरी गोल था जीएसटी को लेकर आने का वो यही था कि टैक्सेशन जो प्रोसेस है उसको स्ट्रीमलाइन कर दिया जाए, टैक्स लोड जो है उसको कम कर दिया जाए कंज्यूमर्स पे, प्रोड्यूसर्स पे, और जो टैक्स कैस्केयरिंग होती है उसको भी खत्म किया जाए, कम किया जाए, बिजनेस एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए और इकोनॉमिक यूनिटी को स्टिमुलेट करा जाए। सो मोटो तो ये था, ऑब्जेक्टिव तो ये था, अब रियलिटी में क्या हो रहा है वी ऑल आर अवेयर अबाउट इट, बट द मोटो ऑफ ब्रिंगिंग जीएसटी वाज दिस ओनली, दिस इज द रीजन व्हाई इट गॉट इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, GST sought to establish a unified national market by eliminating interstate trade barriers. वो उसको खत्म करता है। Okay, next question, which is structure does an amoeba use to take in the food? So guys, अब हम बात कर लें अमीबा की। So जो अमीबाज होते हैं ना, they use सीडोपॉड्स। सीडोपॉड्स एक नामक चीज होती है जिसको वो यूज करते हैं इन ऑर्डर टू इंजेस्ट द फूड पार्टिकल इन कांटेक्ट विद द अमीबाज सेल मेम्ब्रेन बाय अ मेथड जिसको हम बोलते हैं फागोसाइटोसिस, जिसकी हमने बात करी थी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की जब हम बात कर रहे थे। फागोसाइटोसिस जो होता है वो वन टाइप ऑफ एंडोसाइटोसिस मैकेनिज्म है जिसके थ्रू ये अमीबास जो होते हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, वो फूड इंजेस्ट करते हैं। Okay, next is who has been appointed as the new chief election commissioner recently? Guys, ये भी नया क्वेश्चन नहीं है, ये भी रिपीट हो रहा है, तो इसको भी अच्छे से याद कर लो। फॉर्मर IAS ऑफिसर जो हैं ज्ञानेश कुमार, उनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया है एज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, विच इज द CEC ऑफ इंडिया, सक्सीडिंग राजीव कुमार। तो ये नाम भी मत भूलना, ये नाम भी जरूरी है, पूछा जा सकता है। एंड अगर उनके अपॉइंटमेंट की बात करें तो जो अपॉइंटमेंट था इट वाज मेड बाय अ सिलेक्शन कमेटी कंप्राइजिंग, उसमें कौन कौन था उस सिलेक्शन कमेटी में? देयर वाज द प्रेजेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, होम मिनिस्टर अमित शाह, एंड लीडर ऑफ ऑपोजिशन जिनका नाम है राहुल गांधी। सो ऑल ऑफ दीज थ्री पीपल दे केम टुगेदर, फॉर्म्ड अ कमिटी एंड अपॉइंटेड ज्ञानेश कुमार एज द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवीजन ऑफ पावर के बारे में पूछा गया था कि जो यूनियन लेवल पे, स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे जो चीजें होती हैं, ठीक है, वो उनका जो डिवीजन होता है ना, वो किस हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अनुसूची में गिवन है, किस स्केड्यूल में गिवन है? सो गाइस, 7th स्केड्यूल आपका करेक्ट आंसर होगा। जो 7th स्केड्यूल है आर्टिकल 246 के अंतर्गत जो आता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इट डील्स विद द डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट and the state government, and it is a part of 12 schedules of Indian Constitution. Okay, next question, how happiness index is measured? Guys, सब बहुत ज़्यादा fascinated रहते हैं when it comes to the word happiness, because in today's world जहाँ खुश रहना इतना मुश्किल है, हर कोई चाहता है खुश रहना। तो गाइस, हैप्पीनेस इंडेक्स भी यही काम करती है, वो मेजर करती है कि लोग कहाँ के ज्यादा खुश हैं, कैसे खुश हैं, क्या करते हैं, लाइफस्टाइल क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो इसको मेजर करने के लिए कुछ चीजों का इस्तेमाल करते हैं, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं अब वो मैं आपको बताती हूँ। सो गाइस, बेसिकली जो हैप्पीनेस इंडेक्स है उसको मेजर करने के लिए यू हैव टू कैलकुलेट द वेटेड रेट ऑफ रेस्पोंडेंट्स रिपोर्टिंग देयर हैप्पीनेस लेवल्स। ठीक है, कितना है स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ रेस्पोंडेंट्स रिपोर्टिंग वेरी हैप्पी और क्वाइट हैप्पी। फॉर एग्जाम्पल, हम सर्वे देते हैं ना, अगर आपने देखा हो हम ऑनलाइन सर्वे देते हैं जिसमें वी डू प्रोवाइड आवर रेस्पॉन्स एज कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ या सेटिस्फाइड हूँ या फिर सैड हूँ या वेरी सैड हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ इस तरह की चीजें हम उसमें रेस्पॉन्स देते हैं। तो इसी तरह से जो हैप्पीनेस इंडेक्स वाले होते हैं वो उस चीज को मेजर करते हैं। सो अगर किसी ने लिखा है वेरी हैप्पी या क्वाइट हैप्पी, तो उसमें से व्हेन यू माइनस द रेट ऑफ दोज रिपोर्टिंग नॉट वेरी हैप्पी, ठीक है, ऐसे भी लोग होते हैं जो कि भाई लिखते हैं कि आई एम नॉट वेरी हैप्पी, आई एम नॉट हैप्पी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो कुछ ऐसे भी बोल देते हैं आई एम नॉट एट ऑल हैप्पी। ठीक है, तो उसके हिसाब से फिर आप उसको कर सकते हो कैलकुलेट।
एडिशनली गाइस क्या होता है, एडिशनली जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है वो बहुत सारे पैरामीटर्स यूज करती है, जैसे कि जीडीपी पर कैपिटा, सोशल सपोर्ट, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फ्रीडम एक्सेट्रा टू मेक लाइफ चॉइसेस, generosity and perceptions of corruption to assess happiness across countries. And that's how जो world happiness index है वो assess कर पाती है कि actual में happiness index क्या है, किस रैंक पे कौन सी कंट्री हैप्पीनेस के उसमें आ रही है. Okay, next question. Which region has the highest population density or habitation? So guys, it's Ganga Plains, Indo-Gangetic Plain. इसके अलावा अगर कभी आपको साउथ एशिया ऑप्शन में गिवन होता है तो साउथ एशिया आपको टिक कर लेना है, बिकॉज साउथ एशिया हैज अ पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 1.891 billion people, or roughly one fourth of the world's total population, making it the world's most populous and densely populated geographical region. ठीक है. Okay, next is what is Newton's third law of motion? Guys, again a very repeated question. आपको फर्स्ट शिफ्ट में न्यूटन के तीनों लॉ के बारे में पूछा गया था, अब आपको थर्ड लॉ के बारे में पूछा जा रहा है. So when we talk about the Newton's third law of motion, so it is very simple that for every action there is an equal and opposite reaction. ठीक है, जिसको हम बोलते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन. इसका मतलब यही है, सिंपल सादा लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे किसी तरह की फोर्स को एक्सर्ट करते हो या फिर किसी और ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, तो जो सेकंड ऑब्जेक्ट होता है ना वो एक्सर्ट करता है उतनी ही इक्वली, और एक ऑपोजिट फोर्स जो होती है ना उसमें फर्स्ट ऑब्जेक्ट की तरफ जाता है, तो इक्वल भी हो गया, ऑपोजिट रिएक्शन भी हो गया. इन अदर वर्ड्स अगर मैं बात करूं कि ऑब्जेक्ट ए है वो पुश कर रहा है ऑब्जेक्ट बी को, तो जो ऑब्जेक्ट बी होगा ना वो पुश बैक करेगा ऑब्जेक्ट ए पे विद द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स जो कि ऑब्जेक्ट ए ने बी पे लगाई थी, लेकिन जो रिएक्शन होगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा. ठीक है, तो इस तरह से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं न्यूटन का जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है. और ये जो प्रिंसिपल होता है ये फंडामेंटल है इन अंडरस्टैंडिंग कि किस तरह से जो फोर्सेस होती है ना वो फिजिकल वर्ल्ड में इंटरैक्ट करती है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच स्टेट स्टार्टेड लाडली बहना योजना एंड व्हेन? सो गाइस बहुत अच्छा क्वेश्चन है. लाडली बहना योजना जो है ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट लेकर आई थी, उसने लॉन्च करा था 28 जनवरी 2023 को. ठीक है, इसका जो प्राइमरी पर्पस है वो प्राइमरी पर्पस ये ही है टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द स्टेट्स वुमेन एंड फोकस ऑन द अपलिफ्टमेंट ऑफ मैरिड वुमेन इन द स्टेट. ठीक है, तो विमेन की एम्पावरमेंट के लिए, विमेन के अपलिफ्टमेंट के लिए, उनकी लाइफस्टाइल को बेटर करने के लिए लाडली बहना योजना को 28 जनवरी 2023 को मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. पोंगल जो है ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है किस स्टेट का? तो पोंगल की अगर हम बात करें तो गाइस सबसे पहली चीज जो आपको जान लेनी है दैट इट इज अ हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ एन इंडियन स्टेट. अब बात करें इंडिया की कौन सी स्टेट, सो गाइस इट इज तमिलनाडु. तमिलनाडु का ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है. और ये सिर्फ फेस्टिवल नहीं है पोंगल, ये एक हार्ट फेल्ट सेलिब्रेशन है नेचर की ब्लेसिंग का. ठीक है, और इंसानों के हार्डवर्क का और कल्चरल प्राइड जो होती है तमिलनाडु की उसको सेलिब्रेट करते हैं तमिलनाडु के लोग इन द फॉर्म ऑफ पोंगल फेस्टिवल. Okay, next question. Article 14 of the Indian Constitution is related to what? So guys, basically Article 14 जो है Indian Constitution का, it guarantees equality. ठीक है, so equality से related है before the law and equal protection of the laws within the territory of India. ठीक है, so it is basically related to the right to equality of every Indian citizen living in India. It prohibits discrimination by the state, ensuring that all individuals, regardless of caste, gender, religion, or status, they all are treated equally. Because in the eyes of law, in the eyes of Indian Constitution, every single person is equal. Because under Indian laws, every Indian citizen who is living in India is similar and equal. ये जो आर्टिकल होता है इट इज अ कॉर्नरस्टोन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स एंड लिबर्टीज सेफगार्डिंग द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ इंडियन सिटीजंस. इट इज अ पार्ट ऑफ द ब्रॉडर फ्रेमवर्क ऑफ द राइट टू इक्वालिटी, जिसकी बात आर्टिकल 14 से 18 के अंदर की गई है. Next, Article 17 of the Indian Constitution is related to what? Now that we have talked about Article 14, now we are going to be talking about Article 17. So, Article 17 basically किस चीज से related है? To abolish the practice of untouchability.
ठीक है, अनटचेबिलिटी को रिमूव करने से रिलेटेड है, एंड फॉरबिड्स इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म। और ये जो आर्टिकल है ये क्रूशियल पार्ट है राइट टू इक्वालिटी का, जो कि इंश्योर करता है दैट ऑल सिटीजंस हैव इक्वल एक्सेस एंड राइट्स, thereby promoting social justice. It was debated in the Constituent Assembly on November 29, 1948. So November 29, 1948 भी आपको डेट याद रखनी है, and it reflects India's commitment to eradicate discriminatory practices that have been persisted in societies for centuries. So guys, next question आपको पूछा गया था that who is the author of the book Midnight Children. So guys, let me just tell you, जो Midnight Children है उसके जो ऑथर हैं वो हैं सलमान रश्दी, और ये जो नॉवल है 1981 में पब्लिश कर दिया गया था। और ये जो नॉवल है ये एक एलिगोरिकल वर्क है जो कि क्रॉनिकल करता है इंडिया के ट्रांजिशंस फ्रॉम ब्रिटिश कॉलोनियल रूल टू इंडिपेंडेंस। मतलब आप मोटा मोटा ये कह सकते हो कि इस बुक में सलमान जी ने जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के समय में इंडिया था, मतलब बिफोर इंडिपेंडेंस और आफ्टर इंडिपेंडेंस जो इंडिया रहा था, उसके बारे में चीजें मेंशन करी हैं। एंड गाइज नेक्स्ट आपको बता दूं कि आपसे इंग्लिश में पूछा गया था करेक्ट स्पेलिंग ऑफ एग्जामिनेशन, जो कि करेक्टली ही गिवन थी। EXAMINATION इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ एग्जामिनेशन। और आपको पूछा गया था वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर एग्नोस्टिक। सो गाइज एग्नोस्टिक इज अ पर्सन जो कि एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि श्योरिटी नहीं देता कि हाँ भगवान है, यू नो गॉड्स एग्जिस्टेंस की श्योरिटी उस इंसान के पास नहीं होती। तो मोटे मोटे शब्दों में द वन हु इज नॉट श्योर ऑफ गॉड्स एग्जिस्टेंस इज नोन एज अग्नोस्टिक। ठीक है, सो ये आपको इंग्लिश में पूछा गया था। सो दैट्स इट गाइस, दोस वर द वेरी इंपॉर्टेंट जीके जीएस एंड इंग्लिश के क्वेश्चंस जो कि आज यानी कि 24 जुलाई के आपके एसएससी फेज 13 का आपका जो सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ है ना उसमें पूछे गए थे। इफ यू गाइस लाइक द वीडियो एंड फाउंड इट इन्फॉर्मेटिव देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, बिकॉज इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अगर देखने हैं ना टाइम से, सारे अपडेट्स चाहिए टाइम के, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट करना पड़ेगा। कर दो यार, जल्दी से कर दो, अपने यारों दोस्तों परिवारजनों से भी करवा दो, so that it motivates us to come back with all such informative videos for you guys. So guys, आज के लिए बस इतना ही। Thank you so much for your time. Thank you so much for your time. Thank you so much for watching. We will see you in our next video. तब तक के लिए all the very best to all the candidates and much love to all of you all. Thank you.